Hi, so we are reading this class 11th NCERT Economics book. इसके प्रीवियस टू वीडियो में हमने पढ़ा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में. देन सेकंड चैप्टर था इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990. सो ये यूनिट 1 थी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एंड एक्सपीरियंस 1947 से 1990 तक का इंडिया और इसकी इकोनॉमिक कंडीशंस हमने यहाँ पे समझा. अब इसका थर्ड पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991. तीन वर्ड्स आएंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन. ये तीनों वर्ड्स इंडियन इकोनॉमी को डिक्टेट करेंगे नेक्स्ट 25-30 आज तक ये सारे वर्ड्स डिक्टेट करेंगे. इसमें जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज़ अबाउट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. इसका हम देखेंगे एक अप्राइजल, बैकग्राउंड, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म और असेसमेंट. सो आज हम यूनिट 2 में ये सारा कंटेंट रीड करने वाले हैं. दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड कंटेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसमें ये बहुत सारे टर्म्स हैं, लिबरलाइजेशन और इससे रिलेटेड डीरेगुलेशन एंड ऑल. देन टैक्स रिफॉर्म्स हम देखेंगे, इंपोर्टिंग क्या होता है, इंपोर्ट लाइसेंसिंग, प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, आउटसोर्सिंग, ग्लोबलाइजेशन. देन WTO के बारे में समझेंगे. देन विल ऑल्सो सी ये टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, कोटा इन दिस इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स, इसका असेसमेंट, रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसीज़. सो दिस इज़ अ लिटिल बिट बिगर चैप्टर. हैव पेशेंस एंड ट्रस्ट दिस प्रोसेस. हम एक भी शब्द, एक भी लाइन मिस नहीं कर रहे हैं. और ये NCERT इतना ब्यूटीफुली लिखी है कि इसका हर वर्ड, हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. आप देखोगे हर वर्ड से, हर लाइन से, हर पैराग्राफ से काफ़ी सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं और काफ़ी सारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग वहाँ से डेवलप होती है. सो हैव ट्रस्ट, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, हैव ट्रस्ट एंड इसको कॉन्सेंट्रेशन से सुनना है. सो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसका हम अप्रेजल देखते हैं. आफ्टर स्टडिंग हमको समझ में आएगा अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड ऑफ द रिफॉर्म पॉलिसी. ये रिफॉर्म पॉलिसी जो 1991 का हुआ, इसका बैक स्टोरी क्या था, ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में 1991 में. अंडरस्टैंड करेंगे मैकेनिज्म थ्रू विच रिफॉर्म पॉलिसीज़ वर इंट्रोड्यूस्ड, ये कैसे इंट्रोड्यूस हुई. कॉम्प्रीहेंड करेंगे द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ इंडिया में. बी अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म प्रोसेस इन वेरियस सेक्टर. तो ये हमारा अभी टारगेट है इस वीडियो क्लास का. ये हैं KR नारायणन साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है. इन्होंने कहा देयर इज़ अ कंसेंसस इन द वर्ल्ड टुडे दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नॉट ऑल. Economic development is not all and the GDP is not necessarily a measure of progress of a society. We keep on talking about this कि numbers are not everything, GDP figures are not everything. GDP numbers economic development truly बताते नहीं है. इक्विटी होना बहुत ज़रूरी होता है और बैलेंस्ड ग्रोथ होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इंट्रोडक्शन, वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया ने फॉलो किया मिक्स्ड इकोनॉमी फ्रेमवर्क. ना तो हम कैपिटलिस्ट कम्प्लीटली हैं, ना कम्प्लीटली सोशलिस्ट हैं. सोशलिज्म की तरफ बढ़ा, हमने एक मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी अपनाया, combining the advantage of capitalist economic system with those of the socialist economic system. तो best of both the world हमने यहाँ adopt किया. Some scholars argue that over the year this policy resulted in the establishment of a variety of rules and laws which were aimed at controlling and regulating the economy, but that ended up instead of hampering the process of growth and development. और इसका पीक आएगा 1980s में, देन 1991 में. ये जो मिक्स्ड पाथ हमने लिया था, मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, इसमें ऐसे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज आए जो हैम्पर करने लग गए हमारी ग्रोथ को. अदर स्टेट्स दैट इंडिया दैट which started its development path from near stagnation has since been able to achieve growth in savings. एक diversified industrial sector बन गया which produces a variety of goods and has experienced sustained expansion of agricultural output. और हम food security भी achieve किया. शिप टू माउथ से हम फूड इंडिपेंडेंट हुए, फूड सिक्योरिटी हमने अचीव किया. सो अगेन किसी भी पॉलिसी के दो फ्रंट्स हो सकते हैं, क्रिटिक्स भी होते हैं और उसको फेवर भी किया जाता है. हमको दोनों एंगल पता होना चाहिए और दोनों एंगल बहुत ऑब्जेक्टिव, रैशनल और बैलेंस्ड होना चाहिए. सो ये हमारी पॉलिसी है 1947 से 1990 तक की पॉलिसी.
1991 में इंडिया मेट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस, ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा रिलेटिंग टू इट्स एक्सटर्नल डेट, उधार बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू मेक रीपेमेंट ऑन इट्स फॉरेन बोरोविंग फ्रॉम अब्रॉड। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है पैसा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विच वी जनरली मेंटेन, जिससे हम इंपोर्ट करते हैं, ये हमारा बैंक बैलेंस टाइप है जिससे अपन बाहर से सामान बुलवा सकते हैं, आयात कर सकते हैं। import petroleum and other important items, ये इतना ड्रॉप हो गया टू लेवल दैट वर नॉट सफिशिएंट फॉर इवन अ फोर्टनाइट। केवल एक 14 डेज समथिंग का हमारे पास इतना पैसा बचा था कि हम केवल 14 डेज के लिए ही बाहर से इंपोर्ट बुला सकते हैं। सो ये इकोनॉमिक क्राइसिस हमने फेस किया 1991 में। क्राइसिस वॉज फर्दर कंपाउंडेड बाय राइजिंग प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स। इन्फ्लेशन हाई हो रहा है, जो प्राइसेस हैं एसेंशियल गुड्स उनकी कीमतें बढ़ रही है, और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो वैल्यू ऑफ करेंसी है वो इरोड होती है। ऑल दीज लेट द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ पॉलिसी मेजर्स, जो चेंज कर देगा गवर्नमेंट का डायरेक्शन, इंडिया का डायरेक्शन ऑफ अवर डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी। इट इज़ टाइम फॉर रिफॉर्म। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड ऑफ द क्राइसिस, मेजर्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड एंड देयर इम्पैक्ट ऑन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो पहले ये देखते हैं कि ये 1991 का क्राइसिस आया क्यों, हम इस स्थिति पे कैसे पहुँचे। ओरिजिन जो हुआ फाइनेंशियल क्राइसिस का, इसको हम ट्रेस कर सकते हैं इन एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द 1980s। इकोनॉमी को यहाँ पे एफिशिएंटली मैनेज नहीं किया गया। वी नो दैट फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेरियस पॉलिसी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट जनरेट करता है फंड। सरकार भी एक इंडिविजुअल की तरह है, सरकार गवर्नमेंट, इसको रेवेन्यू चाहिए होता है, फंड आता है, फिर वो उसका एक्सपेंडिचर करती है। तो ये जो जनरेट होते हैं फंड, सरकार के सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से होता है, सबसे बड़ा होता है से टैक्सेशन से होता है। रनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यहाँ से इनकी इनकम होती है, यहाँ पे इनको रेवेन्यू जनरेट होता है टैक्सेशन एंड ऑल दिस वर्क से। तो ये तो पैसा आया सरकार के पास। एक्सपेंडिचर कहाँ पे होता है, एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन इनकम। तो गवर्नमेंट बोरो करती है फाइनेंस डेफिसिट फ्रॉम बैंक एंड ऑल्सो फ्रॉम पीपल विद इन द कंट्री एंड फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सी, एक आया आपका रेवेन्यू और एक हो गए आपके एक्सपेंडिचर। खर्चा ज़्यादा हो रहा है रेवेन्यू से, मतलब आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है, तो ओवरऑल क्या होगा, डेफिसिट हो जाएगा आपका। बट मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट डेफिसिट पे चलती है, वो बोलती है ये डेफिसिट है, हम इसको बोरो करेंगे, उधार लेंगे। उधार कहाँ से लेंगे, या तो बैंक से लेते हैं, लोगों से लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं। तो ये ऐसा एक डेफिसिट फाइनेंसिंग एक कॉन्सेप्ट होता है। हम जो बजट भी होता है वो डेफिसिट में थोड़ा रखते हैं और बोरो करते हैं हम चीज़ें, और इस बोरो से हम ये सारी चीज़ें ग्रोथ एंड ऑल में, यूजुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑल में इसको यूटिलाइज करते हैं। बट उधार लेना अच्छी बात नहीं होती है। तो अगर डेफिसिट ज़्यादा हो रहा है, बोरो ज़्यादा हो रहा है और आप उसे रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो उसके कारण ये इस टाइप का क्राइसिस होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस जो 1991 में हुआ। हमने काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट हो गया था और हम उसको रीपेमेंट नहीं कर पाए। दैट इज़ वाई वे कीप ऑन हियरिंग दिस FRBM, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट की। ये डेफिसिट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए GDP का। सो व्हेन वी पे इम्पोर्ट गुड्स लाइक पेट्रोलियम है, हम इसको डॉलर में पे करते हैं, विच वी अर्न फ्रॉम आवर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट से हमने पैसा कमाया, अब इस पैसे से जो चीज़ हमें ज़रूरत है वो बाहर से हम आयात करते हैं। तो निर्यात और आयात, निर्यात मीन्स एक्सपोर्ट से पैसा कमाया और उस पैसे से हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। ये पूरा आपका बैलेंस में होना चाहिए। डेवलपमेंट पॉलिसीज रिक्वायर दैट इवन दो द रेवेन्यू वर वेरी लो, रेवेन्यूज आ नहीं रहे, गवर्नमेंट हैड टू ओवरशूट इट्स रेवेन्यू टू मीट चैलेंजेस। जैसे अभी कोविड-19 में भी हम देख रहे हैं, इकोनॉमिस्ट क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि फॉरगेट अबाउट दिस डेफिसिट, जस्ट गो ऑन दिस एक्सपेंडिचर स्प्री। वाई? बिकॉज द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू रिवाइव दिस इकोनॉमी, दिस सैगिंग इकोनॉमी जो नोज डाइव हो रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, तो चैलेंजेस में पैसे बहुत ज़्यादा लग गए, बट हम पैसे अर्न नहीं कर पाए। कंटिन्यूड स्पेंडिंग हुआ डेवलपमेंट प्रोग्राम में, गवर्नमेंट डिड नॉट जनरेट एडिशनल रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंटली फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज एज टैक्सेशन। सरकार के पास पैसे नहीं आ रहे हैं, एक्टिविटी नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, तो टैक्सेशन भी नहीं हो रहा है यहाँ पे सफिशिएंटली, टैक्स कलेक्शन नहीं है और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं है, तो गवर्नमेंट इज़ नॉट गेटिंग सफिशिएंट रेवेन्यू।
इनकम नहीं हो रही है. When the government was spending a large share of its income on areas which do not provide immediate return, जैसे कि सोशल सेक्टर या फिर डिफेंस, ये सारी चीज़ें एक हद तक कॉस्ट होती है. इस पे अगर पैसा खर्च हो रहा है तो उतना रिटर्न भी से नहीं आ रहा है. सो देर वॉज अ नीड टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू इन अ हाईली एफिशिएंट मैनर. तो हमारे पास भी ऐसा अक्सर परिवारों में होता है कि हमारे पास से पैसे कम है, 1000 रुपये ही बचे हमारे पास, तो हम उस 1000 रुपये को एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे. हम जो फालतू का खर्चा है उसको कट करने की कोशिश करेंगे. सो द इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाज आल्सो नॉट वेरी हाई टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंडिचर. ये जो पीएससी है, पीएसयूज हैं, ये भी पैसा जनरेट नहीं कर पा रही थी. तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है बोरोड फ्रॉम अदर कंट्री एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाज स्पेंट ऑन मीटिंग कंजम्पशन नीड पे ही सारा पैसा हमारा खर्च हो रहा था फॉरेन एक्सचेंज. नीदर वॉज एन अटेम्प्ट टू मेड रिड्यूस सच profligate स्पेंडिंग नॉर सफिशिएंट अटेंशन दिया गया बूस्ट करें एक्सपोर्ट को टू पे फॉर द ग्रोइंग इम्पोर्ट. जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारा वो डिप्लीट हो रहा है. हम कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, बिकॉज अगर एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा होता है ना तो हम बाहर से डॉलर ज़्यादा, फॉरेन एक्सचेंज हमारा स्ट्रॉन्ग होता है. आप चाइना का फॉरेन एक्सचेंज देखो, इट्स ह्यूज, बिकॉज चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल में. इंडिया का भी एक रेस्पेक्टेबल अमाउंट हो गया है, बट इट्स स्टिल अभी इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए. लेट 1980s में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो था वो बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सीड बाय रेवेन्यू बाय सच लार्ज मार्जिन कि मीटिंग द एक्सपेंडिचर थ्रू बोरोविंग बिकेम अनसस्टेनेबल. इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है और पैसे आ नहीं रहे, तो ये अनसस्टेनेबल है, ये ज़्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं. Prices of many essential goods rose sharply. Import grew at a very high rate without matching growth of export. Import बहुत तेज़ी से बढ़ा और export बढ़ नहीं रहा है, तो हमारा यहाँ पे foreign exchange healthy नहीं था. Then इसके बाद क्या हुआ कि imports grew हुआ, pointed out earlier, foreign exchange reserve decline हुए to level कि हमारे पास not adequate to finance imports for more than 2 week. केवल 2 हफ्ते का ही पैसा बचा है, इसके बाद हमारे पास ज़ीरो बैलेंस हो जाएगा, हम कुछ import नहीं कर पाएंगे. तो there was also not sufficient foreign exchange to pay the interest that needed to be paid to international lender. जो उधार लिया है हमने उस पर इंटरेस्ट भी लगता है, हम वो इंटरेस्ट पे करने की कंडीशन में भी नहीं थे, तो हमारी इन टोटलिटी सिचुएशन फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं थी. नो कंट्री और इंटरनेशनल फंडर विर विलिंग टू लेंड टू इंडिया. और डिफ़ॉल्ट जब हम करने लगते हैं ना तो फिर नया कोई उधार भी हमें नहीं देता है. तो इंडिया ने इस पूरे बैकड्रॉप में अप्रोच किया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, ये वर्ल्ड बैंक भी कहलाता है, और IMF, दोनों को हमने अप्रोच किया और कहा कि हमें पैसे चाहिए, हमें $7 बिलियन चाहिए टू लोन हमें इस क्राइसिस से अवॉइड करने के लिए. फॉर अवेलिंग द लोन, अब जो लोन मिलता है तो उसके साथ कंडीशंस भी आती हैं. इंटरनेशनल एजेंसी ने एक्सपेक्ट किया इंडिया से कि प्री कंडीशंस हैं, आपको अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म लाना पड़ेगा, तभी हम ये आपको पैसा देंगे. इकोनॉमी में रिफॉर्म जैसे कि लिबरलाइज एंड ओपन अप करो इकोनॉमी, रिमूव करो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर, रिड्यूस करो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी एरियाज एंड रिमूव ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस बिटवीन इंडिया एंड दी अदर कंट्री. तो ये बात किया किसने? ये बात किया इन लेंडर ने, IMF ने, से वर्ल्ड बैंक ने. IMF का तो काम ही होता है कि इकोनॉमीज़ को रिफॉर्म एंड ऑल करना है. सो IMF ने ऐसी कंडीशंस रखी और फिर हमको LPG रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे. इंडिया ने कहा कि वी अग्री बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं है, हमें लोन की ज़रूरत है, कंडीशनैलिटीज़ ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF. और हमने अनाउंस किया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP. NEP कंसिस्टेड ऑफ वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएंगे यहाँ पे. थ्रस्ट क्या होगा पॉलिसीज़ का? टूवर्ड्स क्रिएटिंग मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज़ गुड, कॉम्पिटिशन से क्वालिटी इंक्रीज होती है इन द इकोनॉमी एंड रिमूविंग द बैरियर टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स. तो बहुत सारे हमने लास्ट क्लास में देखा था बैरियर्स लग गए थे, लाइसेंस राज भी था, उस सबको अब हटाने की ज़रूरत है. दिस सेट ऑफ पॉलिसीज़ कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप. एक किया स्टेबलाइजेशन मेजर्स और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स किए. इमीडिएटली हमको स्टेबलाइज करना था इकोनॉमी और फिर हमको उसको रिफॉर्म लाना है. जैसे अभी एस्पायरेंट सेल्फ हम रिलायंट बनना चाहते हैं, इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक तो रिलीफ पैकेजेस दिए हैं और साथ ही साथ बहुत सारे रिफॉर्म्स भी अनाउंस किए हैं एग्रीकल्चर एंड ऑल में. तो हमने इस टाइप का यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया. इंटेंडेड टू करेक्ट सम ऑफ द वीकनेस दूर करेंगे दैट हैव डेवलप्ड इन द
बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐसे करके वर्ड जो ट्रेड हो रहा है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहाँ पे क्राइसिस इंडिया का जो था उसको अपन दूर करेंगे। और इन्फ्लेशन को भी टेम करना ज़रूरी है, बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है तो जो वैल्यू ऑफ मनी इन योर हैंड है वो कम हो जाती है। सिंपल वर्ड्स में दिस मीन्स दैट देर वॉज अ नीड टू मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड कीप द राइजिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल। तो ये 1991 में हमें बहुत बड़ा शॉक लगा था, हमको रियलाइज़ हुआ कि अब हमें खुद में सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और हम तब से सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आए, लॉन्ग टर्म मेजर्स होते हैं। सी जैसे आपका एग्ज़ाम है, वन इज़ दे कि आप इमीडिएटली उस एग्ज़ाम को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म में यू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ला रहे हैं, अपनी हैबिट्स एंड स्टडीज़ एंड स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं कि आने वाले जो फ्यूचर में एग्ज़ाम्स होंगे उसमें मेरी आज की जैसी क्राइसिस नहीं आनी चाहिए। तो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस, लॉन्ग टर्म मेजर्स आते हैं इसमें। तो सरकार ने भी यही किया, इम्प्रूव किया एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस रखना है, रिमूव करना है रिजिडिटी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए सेगमेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में। गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया बहुत सारे वैरायटी ऑफ पॉलिसीज़ विच फॉल अंडर 3 हेड। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स वन बाय वन। फर्स्ट इज लिबरलाइजेशन। एज पॉइंटेड आउट इन द बिगनिंग रूल्स, लॉज विच वर एम्ड एट रेगुलेट करता था इकोनॉमिक एक्टिविटी को, बट ये बहुत ज़्यादा रेगुलेशन हो जाता है ना तो ये रास्ते में बाधा बन जाता है, मेजर हिंड्रेंस हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया था टू पुट एन एंड टू दीज रिस्ट्रिक्शन एंड ओपन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। प्राइवेट सेक्टर के लिए आप ओपन करो, लिबरल बनो अप्रोच में, ज़्यादा रेगुलेशन इज़ नॉट गुड। So though a few liberalization measures were introduced in 1980s in area of industrial licensing, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, फिस्कल पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये रिफॉर्म्स इनिशिएट होंगे 1991 में। ये बहुत डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स होने वाले हैं। लेट अस स्टडी सम इम्पॉर्टेंट एरियाज जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म्स आएंगे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रिफॉर्म्स आएंगे, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स आएंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा अटेंशन होगा 1991 में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला काम इन्होंने किया, डी रेगुलेट करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को। बहुत ज़्यादा रेगुलेशन इज़ नॉट गुड, उनको फ्री करने की ज़रूरत है। इंडिया में रेगुलेटरी मैकेनिज्म वर एनफोर्स्ड इन वेरियस वेज, जैसे कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था, लाइसेंस की ज़रूरत थी, लाइसेंस राज चलता था। एवरी एंटरप्रेन्योर हैड टू गेट परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। कुछ भी काम करना है आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो काम करना तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। ऑफिशियल टू स्टार्ट अ फर्म, क्लोज अ फर्म, डिसाइड द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कुड बी प्रोड्यूस, बिकॉज कोटा भी लगा दिया था, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट अलाउड इन मैनी इंडस्ट्रीज, उनके लिए डोर्स क्लोज थे। some goods could be produced only in small scale industry because इनको प्रोटेक्ट करना था। we read this in last class. so controls on price fixation भी था, प्राइस भी इससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते, कैप लग गई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है। तो ये सारे जो चीज़ें थे ये एक हिंड्रेंस थे, ये बाधा बन रहे थे इकोनॉमी के फ्री रन के लिए, तो इसको डीरेगुलेट करना है इंडस्ट्रियल सेक्टर को। रिफॉर्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड हुई आफ्टर 1991 में भी, रिमूव किया गया मैनी ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस को। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी उसको अबॉलिश किया, हर ऑलमोस्ट ऑल बट प्रोडक्ट कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा लिबरलाइज हुआ। सारी कैटेगरी फ्री नहीं हुई बट मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज रिमूव कर दिया ये लाइसेंसिंग एंड रिस्ट्रिक्शन। बट कुछ कैटेगरी जो बहुत एसेंशियल है या फिर वो सेंसिटिव है उधर अभी डीरेगुलेशन नहीं होगा, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट, हैजार्डस केमिकल, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड ड्रग्स एंड फार्माक्यूटिकल। यहाँ अभी नहीं हुआ है फॉर ऑलमोस्ट ऑल बट प्रोडक्ट कैटेगरी, यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा। द ओनली इंडस्ट्री विच आर नाउ रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर आर अ पार्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। सो यहाँ पे क्या हुआ, रिमूव किया मैनी ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अबॉलिश हुआ फॉर ऑलमोस्ट ऑल बट प्रोडक्ट कैटेगरी, अल्कोहल, सिगरेट, हैजार्डस केमिकल, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड ड्रग्स एंड फार्माक्यूटिकल। लिबरलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। डिफेंस में अभी हमने ओपन नहीं किया है। मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अब डी रिजर्व कर दिया गया है, मतलब बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी आके वहाँ पे काम कर सकती हैं और उनकी जो प्राइसिंग है वो अब इंडस्ट्री खुद डिसाइड करेगी कि कितना प्राइस उनके लिए फीजिबल है। तो यहाँ भी सरकार थोड़ा पुल आउट करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर।
सेकंड जो इंपॉर्टेंट था दैट वाज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म थे. सो ये इंडस्ट्रियल है, अब ये फाइनेंशियल सेक्टर है. फाइनेंशियल सेक्टर में आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि कमर्शियल बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस हैं और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी है. इन सब को हमें फ्री करने की ज़रूरत है. फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया में रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है. यू मे बी अवेयर दैट ऑल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया आर रेगुलेटेड थ्रू वेरियस नॉर्म्स. और ये रेगुलेशंस, ये आरबीआई को बैंकों का भी बैंक बोला जाता है. आरबीआई डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक कैन कीप, सीआरआर, ऐसे बहुत सारे इसके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रेपो, रिवर्स रेपो, कैन कीप देम विद देमसेल्व्स. फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है. नेचर ऑफ लेंडिंग टू वेरियस सेक्टर. हमारे यहाँ एक टाइम था जब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी होती थी. वन ऑफ द मेजर एम्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म था कि रिड्यूस करें द रोल ऑफ आरबीआई. तो आरबीआई का भी ओवर रेगुलेशन नहीं चाहिए हमें. रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर हमें यहाँ पे कोशिश करना है. This mean that financial sector may be allowed to take decision on many matter without consulting the RBI. तो again यहाँ पे हम freedom दे रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर को कि you grow by your own wisdom and pace. Reform policies led to the establishment of this private sector बैंक आएंगे. इंडियन एज वेल एज फॉरेन बैंक्स भी यहाँ पे पार्ट करेंगे. फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट किया जाएगा बैंक में. ये रेज अराउंड 74% हुआ. दोज बैंक्स विच फुलफिल सर्टेन कंडीशंस हैव बीन गिवन फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेस विदाउट द अप्रूवल ऑफ द आरबीआई. जैसे इन्वेस्टमेंट एफडीआई में भी हम देखते हैं ना, कुछ जो ऑटोमेटिक होती है और कुछ गवर्नमेंट अप्रूवल के थ्रू होती है. तो हम यहाँ ज़्यादा फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, लिबरलाइज कर रहे हैं. रैशनलाइज करेंगे एग्जिस्टिंग ब्रांच नेटवर्क को भी. बैंक्स को बोला जाएगा गिवन परमिशन टू जनरेट रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड. मैनेजरियल एस्पेक्ट रिटेन विद द आरबीआई टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द अकाउंट होल्डर इन द नेशन. तो आरबीआई इज देयर, मैनेजरल वो इंटरेस्ट पूरा देखेगा, एस्पेक्ट्स मेजर करेगा, बट एट द सेम टाइम जो बैंक्स है उसको थोड़ा फ्रीडम भी प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे. अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं एफआईआई, जैसे मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट. एफआईआई यहाँ पे अभी थोड़ा यहाँ पे अलाउड नहीं है. नाउ सो दिस इज अबाउट फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल सेक्टर में ये रिफॉर्म्स हुए. नाउ लेट अस टॉक अबाउट टैक्स रिफॉर्म. टैक्सेशन क्या होता है? सरकार टैक्स लेती है अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म हो रही है उसकी रेस्पेक्ट में, ज्यूरिसडिक्शन में. तो टैक्स में भी रिफॉर्म की ज़रूरत थी. टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न विद द रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट्स टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी में. तो ये कलेक्टिवली कहलाता है फिस्कल पॉलिसी. दो टाइप के टैक्सेस होते हैं. एक होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं मतलब consist of taxes on incomes of individual as well as profits of business enterprises. जहाँ टैक्स लगा है, पॉइंट जो है और जिससे कलेक्ट किया जा रहा है वो दोनों सेम है तो वो डायरेक्ट टैक्स हो जाता है. और जहाँ टैक्स लगा है, पॉइंट, सोर्स और जिससे कलेक्ट किया जा रहा है ये दोनों डिफरेंट है, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं. 1991 में देयर हैज़ बीन अ कॉन्टिन्यूस रिडक्शन इन द टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम एज इट वॉज फेल्ट दैट हाई रेट ऑफ इनकम टैक्स एक इंपॉर्टेंट रीज़न है टैक्स इवेजन में. इंडिया का नाम अच्छा नहीं है, इंडिया में बहुत टैक्स इवेजन होता है. टैक्स कॉम्प्लायंस कंट्री में इंडिया की रैंकिंग इज़ नॉट गुड. तो इसका एक रीज़न ये भी था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बहुत हाई टैक्सेशन हम कर रहे हैं. तो ये जो टैक्स स्लैब है इसको रीजनेबल बनाने की यहाँ पे कोशिश किया गया. वाइडली एक्सेप्टेड हुआ मॉडरेट रेट ऑफ इनकम टैक्स से एनकरेज होगी सेविंग्स और वॉलंटरी डिस्क्लोजर भी होगा इनकम का. फिर आता है कॉरपोरेशन टैक्स. ये बिजनेसेस एंड ऑल पे लगता है. ये भी बहुत ज़्यादा था, इसको ग्रेजुअली रिड्यूस किया, अभी और फिर रिड्यूस हो गया है. ये एफर्ट्स ये थे कि हम टैक्सेशन ज़्यादा करें, टैक्स कॉम्प्लायंस कंट्री में हम ट्रांजिशन करें. एफर्ट्स हैव बीन मेड टू रिफॉर्म इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हमने रिफॉर्म करने की कोशिश किया. जैसे टैक्सेस लेवाइड ऑन दिस कमोडिटी में होता है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट एंड ऑल. देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड कमोडिटी. अब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे होते थे, ऑक्ट्रॉय था एंड वेरी एक्साइज ड्यूटी एंड दिस सेल्स टैक्स एंड ऑल, बहुत सारे टैक्सेस थे इनडायरेक्ट टैक्स. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ये समझेंगे कि ये इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं तो इससे कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस भी होता है और कलेक्शन भी नहीं आता है, टैक्स कॉम्प्लायंस भी नहीं होता है और बैरियर्स आ जाते हैं. सो दैट इज़ वाई हम लेके आएंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2016 में. डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होगा और एक्सपेक्टेड है जीएसटीएन एक नेटवर्क भी बनेगा कि ये काफ़ी अच्छा इसमें टैक्सेशन ज़्यादा कलेक्शन होगा रेवेन्यू में. ऑल्दो इसमें अभी कुछ ग्लिचेस हैं बट ओवरऑल जीएसटी जो था इसको इकोनॉमिस्ट ने ओके थम्स अप दिया है.
टू सिंप्लीफाई एंड इंट्रोड्यूस द यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। जीएसटी क्या है? यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है। ये जुलाई 2017 में आया। एक्सपेक्टेड टू जनरेट एडिशनल रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, टैक्स इवेजन कम होगा और वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट, रिमेंबर दिस लाइन, वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट, ये हमारा गोल है। अनदर कंपोनेंट इन रिफॉर्म में था सिंप्लीफिकेशन करना है, बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी चाहिए चीज़ें, जितना सिंपल बना सकते हैं हमें उतना सिंपल बनाने का कोशिश करना चाहिए। ऑर्डर होगा, एनकरेज होगा, बेटर कॉम्प्लायंस होगा पार्ट ऑफ टैक्स पेयर में भी। मैनी प्रोसीजर्स हैव बीन सिंप्लीफाई होंगे, रेट्स ऑल्सो सब्सटेंशियली लोअर होगा। तो ये सारे हो गए टैक्स रिफॉर्म में। अब हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या चेंजेस आए। पहला इंपॉर्टेंट रिफॉर्म एक्सटर्नल सेक्टर में मेड हुआ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। 1991 में एक इमीडिएट मेजर आया टू रिजॉल्व दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। रुपी को हमने डी वैल्यू किया, मतलब इंटरनेशनल करेंसी से डॉलर के कंपैरिजन में पहले $1 से 30 रुपी का था, अभी हमने $1 से 50 रुपी कर दिया डेलिबरेटली गवर्नमेंट में। दैट इज कॉल्ड डी वैल्यूएशन। डी वैल्यू किया अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज में। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब ये करेंसी का हमने डिवैल्यूएशन किया तो इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा लुक्रेटिव हो जाता है, अट्रैक्टिव इफेक्टिव होता है। चाइना अक्सर इस पे ऐसे चार्जेस लगते हैं कि चाइना करेंसी को डिवैल्यू करता है ताकि उसका एक्सपोर्ट इंक्रीज हो सके। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी हुआ। इट ऑल्सो लेट द टोन टू फ्री द डिटर्मिनेशन ऑफ रुपी वैल्यू इन द फॉरेन एक्सचेंज। पहले हम इसको भी रेगुलेट करके रखते थे, हमने इसको भी अब मार्केट डिटरमाइन एक्सचेंज रेट कर दिया कि जो वैल्यू ऑफ रुपी है वो मार्केट में जैसा अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, जैसे हम रुपी अभी देखते हैं 76 हो गया, कभी ये 70-71 भी हो जाता है। सो दिस इज डिटरमाइंड बाय मार्केट। आरबीआई ऑल्दो इसमें इंटरवीन कर सकती है जब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ रही है, बट ये सब डिमांड एंड सप्लाई जो दो फिगर्स होते हैं ना, इस पे हमने इसको फ्री छोड़ दिया है कि मार्केट डिटरमाइन एक्सचेंज रेट होगी बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि रुपी का कितना डिमांड है, डॉलर का, से डॉलर हम मान लेते हैं यूनिवर्सल करेंसी के रूप में, तो इसके कंपैरिजन में रुपी ऊपर नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा है। अभी रुपी जैसे फॉल हो रहा है तो क्यों फॉल हो रहा है, बिकॉज डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। अनसर्टेनिटी है वर्ल्ड में, कोविड-19 एंड सो मेनी टेंशंस, सो पीपल आर प्रेफरिंग डॉलर, सेफ करेंसी मानते हैं इसे। तो रुपी का क्या हुआ, डिमांड कम हो गया, डिमांड कम हो गया तो हम रुपी का यहाँ पे फॉल भी हो रहा है थोड़ा प्राइस इन कंपैरिजन टू डॉलर। तो ये डीवैल्यूएशन हुआ और यहाँ पे एक्सचेंज रेट अब हम मार्केट डिटरमाइन एक्सचेंज रेट फॉलो करेंगे। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में भी रिफॉर्म आया, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिजीम आया। ये इनिशिएटेड था टू इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, बढ़ानी है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की और फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी की इकोनॉमी में। द एम वॉज ऑल्सो टू प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अपग्रेड, रिफॉर्म का पर्पज़ है अपग्रेड करें, नई टेक्नोलॉजी नई एफिशिएंसी से हम वर्क करें। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री इंडिया क्या करेगा, इंडिया फॉलो कर रहा था क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे, हमने कैप लगा दिया था, इससे ज़्यादा क्वांटिटी अलाउड नहीं होगी ऑन इम्पोर्ट्स में भी। तो दिस वॉज एनकरेज तो टाइट कंट्रोल ओवर इम्पोर्ट एंड बाय कीपिंग द टैरिफ वेरी हाई। टैरिफ हाई मतलब बाहर से कुछ सामान बुलाना है तो उस पर टैरिफ ज़्यादा लगा दिया हमने, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ एंड ऑल ज़्यादा लगा दिया तो वो अनकॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा। और हमने एक कैप भी लगा दिया कि इसे 1000 से ज़्यादा यूनिट आप इम्पोर्ट नहीं कर पाओगे, और इसमें इतना सारा टैक्स भी लग जाएगा तो बाहर से इम्पोर्टेड चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। तो ये वो दौर है 47 से 1990 तक जब इम्पोर्टेड चीज़ें बहुत कॉस्टली होती थी। अभी लिबरलाइजेशन के बाद ये चीज़ें कम हुई है। अक्सर हम देखते हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप फ़ोन करते हैं मिस्टर मोदी को और बोलते हैं कि आप टैरिफ्स एंड ऑल, हार्ले डेविडसन एंड ऑल पे कम करिए। वाई, बिकॉज ये अभी फ़िलहाल ज़्यादा है, अगर ये कम होगा तो इससे ये मार्केट, इंडियन मार्केट में दिस हार्ले डेविडसन ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, इसकी प्राइस बेटर होगी। तो ये टैरिफ था। These policies reduced efficiency and competitiveness which led to slow growth of the manufacturing sector भी। ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स एम थे डिसमेंटल करना था क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स को, ये डिसमेंटल करना है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने हैं, रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स करना है, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट्स करना है। द होल आइडिया इज़ फ्री अप करो आप इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को, इसको अपने हिसाब से चलने दो। इंपोर्ट लाइसेंसिंग थी, अबॉलिश किया गया एक्सेप्ट इन केस ऑफ दिस हैजार्डस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज में। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस आया ऑन इंपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स
एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वर ऑल्सो फुल्ली रिमूव फ्रॉम अप्रैल 2001 में। तो टैरिफ भी कम करना है और जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको भी हटाना है, लाइसेंसिंग भी हटाना है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ जो थी वो रिमूव की गई टू इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। ये टर्म भी होता था कि सपोज़ मैं इंडियन मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझे एक्सपोर्ट करना है कुछ चीज़ें, तो उस पर ड्यूटी लग जाती थी। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ कम होती है तो मेरा एक्सपोर्ट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा ग्लोबल मार्केट में। तो ये भी हमने मेजर लिया यहाँ पे। नाउ सी, ट्राई टू थिंक कि गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक क्या होते हैं, प्राइवेट बैंक क्या होते हैं, प्राइवेट फॉरेन बैंक क्या होता है, एफआईआई क्या होता है, एंड अ म्यूचुअल फंड। ये जो टर्म्स है ना, बेसिक्स इकोनॉमी है ना, इट्स ऑल अबाउट नोइंग द बेसिक्स। इकोनॉमी में अगर आपको बेसिक्स टर्मिनोलॉजी एंड दिस जो टर्म्स हैं ये आपको पता है, वर्ड्स के मीनिंग पता है, तो फिर इकोनॉमी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हो जाती है। सो हैव गुड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। नेशनलाइज्ड बैंक क्या है, प्राइवेट बैंक है, ये इकोनॉमी की वोकेबुलरी है, प्राइवेट फॉरेन बैंक, एफआईआई, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल। तो ये था हमारा लिबरलाइजेशन के हमने डिफरेंट यहाँ पे एस्पेक्ट्स देखे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब शेडिंग द ऑनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट अब पीछे पुल बैक कर रही है और प्राइवेट सेक्टर को आगे प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज इन टू वे। दो तरीके क्या हो सकते हैं, पहला हो सकता है विड्रॉवल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी। गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया, हम ऑनरशिप भी नहीं ले रहे हैं और मैनेजमेंट भी नहीं ले रहे हैं। दूसरा, आउटराइट सेल कर दिया पब्लिक सेक्टर कंपनीज का भी। तो एक है पार्शियल है, थोड़ा डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है, ऑनरशिप एंड दिस मैनेजमेंट प्राइवेट को दे दिया। और एक है कि आउटराइटली आपने सेल कर दिया। जैसे अभी सिविल में, एविएशन में हम इंडियन एयरलाइंस वगैरह को क्या करना चाहते हैं, गवर्नमेंट वांट्स टू सेल। और कुछ पीएसयूज में गवर्नमेंट क्या चाहती है, बैक सीट लेना चाहती है, वहाँ पे थोड़ा मैनेजमेंट एंड दिस ऑपरेशन को वो प्राइवेट सेक्टर को देना चाहती है। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ पीएससी, इसको बोला जाता है डिस इन्वेस्टमेंट। सरकार ने 100% इन्वेस्टमेंट किया है, इसमें 50 से 60% हम डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो सरकार हो गई 40, प्राइवेट सेक्टर हो गया 60। प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे ऑपरेशनलाइज करेगा, सारा मैनेजमेंट एंड ऑल करेगा। सरकार ने कम्प्लीटली पुल आउट भी नहीं किया है, बट यहाँ पे सरकार ने प्राइवेट को रोल दे दिया है। अगर 60 नहीं, मेजॉरिटी सरकार को करना है तो से 30% डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है। ये एक तरीका होता है सरकार के पास रेवेन्यू जनरेट करने का, जो काफ़ी पॉपुलर होगा आने वाले टाइम में। पर्पज़ ऑफ सेल क्या होता है, गवर्नमेंट वॉज मेनली टू इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फैसिलिटेट करे मॉडर्नाइजेशन का। इट वॉज ऑल्सो एनविसाज्ड दैट प्राइवेट कैपिटल एंड मैनेजरल कैपेबिलिटी कुड बी इफेक्टिवली यूटिलाइज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द पीएसयू। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट है मैनेजमेंट एंड ऑल में, तो गवर्नमेंट यहाँ से पीछे हट रही है, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा कर रही है। फिर ये पीएसई हैं, पीएसयूज़ हैं, इसमें ये क्राइटेरिया हमने बना दिया था नवरत्न का। नवरत्न मतलब ये एक पुराना हमारा कनेक्शन है। नवरत्न मतलब 9 जूल थे, ये इंपीरियल कोर्ट ऑफ किंग विक्रमादित्य में एमिनेंट पर्सन्स थे, तो इनको हम नवरत्न बोलते थे यहाँ पे, आर्ट, लिटरेचर, नॉलेज एंड ऑल पे। तो सरकार ने अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी ऐसे नवरत्न की कैटेगरी में बना दिया। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न ऐसे उन्होंने कैटेगराइज किया। और डिपेंडिंग अपॉन दिस महा, नव एंड मिनी, इनको ज़्यादा मैनेजरल ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दिया गया कि ये कितने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली रन कर सकती हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑटोनॉमी क्या होगा, प्रॉफिट मेकिंग रेफर टू एज मिनी रत्न। तो ये ऐसे उन्होंने कुछ क्राइटेरिया कर दिए डिपेंडिंग अपॉन देयर टर्नओवर, प्रॉफिट एंड साइज एंड ऑल। तो जैसे महारत्न है, इसमें आ गए IOCL, सेल आ गया, नवरत्न में HAL आ गया, देन MTNL, मिनी रत्न में BSNL। दीज आर सर्टेन क्राइटेरिया। व्हाट यू शुड नो इज व्हाट इज नवरत्न एंड ये महारत्न एंड देन दिस नवरत्न एंड दिस मिनी रत्न, ऐसे 3 रत्न हैं। यहाँ पे सरकार ने PSCs को आइडेंटिफाई किया। PSCs पे सरकार काफ़ी ज़्यादा पहले एम्फेसाइज करेगी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। रिटेन पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट यहाँ पे रहना चाहती है, बट बहुत ज़्यादा ये प्राइवेटाइजेशन भी करेगी, और पिछले कुछ टाइम से ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है प्राइवेटाइजेशन। नाउ कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें थॉट प्रोसेस आनी चाहिए, ओपिनियन डेवलप करना चाहिए रैशनैलिटी से, और प्रो एंड अगेंस्ट दोनों में। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट एज द वेव ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज गोल है। जबकि कुछ अदर बोलते हैं इकोनॉमिस्ट कि ये आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी टू द वेस्टेड इंटरेस्ट है,
Now what do you think? Have an opinion. Now, government envisages that privatization could provide strong impetus to the inflow of FDI. ऐसा सरकार ने सोचा. गवर्नमेंट ने बोला अटेम्प्ट है, इम्प्रूव एफिशिएंसी करेंगे पीएसयू का, उनको ऑटोनॉमी देंगे इन टेकिंग मैनेजरल डिसीजन, तो ज़्यादा अच्छा काम होगा. पीएसयूज़ को इन्होंने महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न ऐसे स्टेटस दे दिया. सो हमने पढ़ा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन. अब हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरा वर्ड अब एक बनता जा रहा है. जनरली अंडरस्टूड टू मीन इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटरकनेक्टिविटी हो रही है इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी से. पहले हमने खुद को आइसोलेट कर रखा था, अब हम ओपन हो रहे हैं. सो दिस इज ग्लोबलाइजेशन. ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, आउटकम ऑफ द सेट ऑफ वेरियस पॉलिसीज़ हैं एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड टूवर्ड ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस होगा, इंटीग्रेशन होगा. अब इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं ना, अब कोविड-19 के बाद वाला जो वर्ड है, इधर थोड़ा डी ग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है, सेल्फ रिलायंट पे भी ज़्यादा एम्फेसाइज हो रहा है. तो दिस इज़ विद इकोनॉमी. इकोनॉमी में चीज़ें बदलती रहती है समय के साथ, फिलोसफीज़, पॉलिसीज़. बहुत सारा इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा है वो पूरा जंक हो गया बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19. इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ नेटवर्क होगा, ट्रांसेंडिंग इकोनॉमिक, सोशल, जोग्राफिकल बाउंड्री. सब हम एक सप्लाई चेन बनाएंगे, ग्लोबल सप्लाई चेन बनाएंगे, जहाँ जो बेटर प्रोडक्शन हो सकता है एफिशिएंटली वैसा करेंगे. कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना स्प्रेड करेंगी. अब देखिए, अब कोविड-19 में वो चाइना से निकल के दे आर फाइंडिंग सम अदर डेस्टिनेशन. इंडिया उसमें ट्राई कर रहा है कि एफडीआई इंडिया में आ सके. सो ये ग्लोबलाइजेशन हुआ. ग्लोबलाइजेशन के बहुत बेनिफिट्स भी होंगे. यहाँ हम इसका टेक्निकली इसके इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं. हैपनिंग ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस होगा, बहुत सारी इवेंट्स हो रही हैं. टर्निंग द वर्ल्ड इनटू वन होल और क्रिएटिंग अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड बन जाएगा, नेशनैलिटीज़ पीछे छूट जाएंगी. आउटसोर्सिंग एक नया टर्म आता है. इसका मतलब है आपने अपना काम किसी बाहर सस्ते में जहाँ पे काम हो सकता है एफिशिएंटली, उसको अपना काम बाहर ट्रांसफ़र कर दिया, उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग. कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्री. जैसे आईटी, बीपीओ में इंडिया और यहाँ पे बिकॉज चीप लेबर भी है और क्वालिटी इंग्लिश स्पीकिंग जनता भी है यहाँ पे, तो वो सारा यहाँ पे आउटसोर्स कर देते हैं हमें काम. प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और फ्रॉम विद इन द कंट्री, जैसे लीगल एडवाइस, कंप्यूटर सर्विस, एडवर्टाइजमेंट, सिक्योरिटी, ये रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं, तो आउटसोर्सिंग होगा यहाँ पे. इकोनॉमिक एक्टिविटी आउटसोर्सिंग इंटेंसिफाई होगा रिसेंट टाइम पे, स्पेशली जब ये कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा, आईटी एंड ऑल, वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेसेस हो जाएंगे, बीपीओ एंड रिकॉर्ड कीपिंग. बिजनेस अब अपना आउटसोर्स होगा, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाएगा. ग्लोबल फुटप्रिंट्स हो जाएंगे यहाँ पे. अब बहुत सारी कंपनीज देखो, दिस मैन्युफैक्चरिंग, बीएमडब्ल्यू एंड ऑल, इनका स्पेयर पार्ट्स कहीं और बन रहा है, असेंबली कहीं पे और हो रही है, सेल्स कहीं और पे हो रहा है. बहुत सारा प्रोडक्शन इनका इंडिया में होता है, बट वो इंडियन मार्केट में सेल नहीं होते हैं उन प्रोडक्ट्स के, वो प्रोडक्ट से अफ्रीका में वो जाके सेल करते हैं. तो ग्लोबल फुटप्रिंट हो रही है ऐसी. इंडियन कंपनीज भी एक्सपैंड करेंगी, इंडियन कंपनीज, ओएनजीसी, विदेश एंड ऑल, हम भी बाहर जाएंगे, नए नए कंट्रीज़ में हमारे फुटप्रिंट्स आएंगे. और टाटा एंड ऑल, डॉक्टर रेड्डी एंड ऑल, हम जो बाहर की विदेशी कंपनियां हैं उनको भी हम अक्वायर भी करेंगे और हमारे ऑपरेशन पूरे वर्ल्ड में इंटरकनेक्टिविटी होगी. अकाउंटेंसी, बैंकिंग सर्विस, म्यूज़िक एंड ऑल, क्लिनिकल एडवाइस, टीचिंग, ये सब आउटसोर्स होगा कंपनी का डेवलपमेंट कंट्री से इंडिया में, तो इसको कहा जाता है आउटसोर्सिंग. विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन लिंक, जैसे इंटरनेट, टेक्स्ट, वॉइस, विजुअल डेटा, इससे डिजिटाइजेशन बढ़ेगा, ट्रांसमिटेड इन रियल टाइम ओवर कॉन्टिनेंट. अब ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि दिस मोड जो है कम्युनिकेशन एंड ऑल सब चेंज होगा और ग्लोबलाइजेशन को ये सब फ्यूल करेंगे. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, स्मॉल कंपनीज आउटसोर्स करेंगी अलग अलग पार्ट्स में, बिकॉज चीपर कॉस्ट मिलता है, रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल एंड एक्यूरेसी में. इंडिया की ये स्पेशलिटी रही. लो वेज रेट हुआ, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर हुआ. इंडिया मेड एक डेस्टिनेशन ऑफ ग्लोबल आउटसोर्सिंग इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, और इससे हमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ. फिर एक टर्म आता है डब्ल्यूटीओ. डब्ल्यूटीओ मतलब पूरा वर्ल्ड ट्रेड कर रहा है. ये ट्रेड में बैरियर्स नहीं होने चाहिए, ये ट्रेड में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, तो उसके लिए ये डब्ल्यूटीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन आती है. ऑल्दो ये काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होता है, बट इट इज़ देयर. 1995 में ये सक्सेसर है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जीएटीटी का. 48 में बना था. 23 कंट्री ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्टर मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट को ये एडमिनिस्टर करेगा. आपस में व्यापार को, ट्रेड को ये बैलेंस और रेगुलेट करने की कोशिश करता है, फ्री, और उसको हेल्प करता है कि ये बिना किसी प्रॉब्लम के ये ट्रेड पूरा कंटिन्यू हो.
इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, बैलेंस्ड हो, इक्विटी आए इंटरनेशनल मार्केट में और ट्रेडिंग पर्पसेस में भी। डब्ल्यूटीओ एक्सपेक्ट करता है रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम, मतलब नियम के साथ होना चाहिए, एग्रीमेंट्स के साथ होना चाहिए। कंडीशंस कैन नॉट प्लेस आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शंस नहीं आए ट्रेड में, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारी इंटरडिपेंडेंसी हो रही है। फॉर एग्जांपल चाइना को अभी क्रिटिसिज्म क्यों हुआ कि से उसने ट्रेड को एज अ वेपन बना दिया, सप्लाई साइड बॉटलनेक आ गया, तो ये अगेंस्ट है दिस मल्टीलेटरल ग्रोथ पैटर्न के। नाउ अगेन ट्राई टू थिंक, मैनी स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं ग्लोबलाइजेशन एक थ्रेट है, रिड्यूस कर दिया रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन मैनी सेक्टर। कुछ काउंटर आर्ग्यू करते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसने मार्केट ओपन किया कॉम्पीट एंड इन कैप्चर में। तो अगेन हैव डिबेट एंड ट्राई फेवर में भी और अगेंस्ट में भी ट्राई टू थिंक। नाउ यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया का स्पेशलिटी था तो इंडिया ने वो काम कर लिया, सम स्पेशलिटी से वियतनाम की है, सम इज जापान की है, तो हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज किया। ये चीज़ हमने माइग्रेशन में भी पढ़ा था, दिस माइग्रेशन इज़ गुड, इंटर स्टेट जो माइग्रेशन भी होता है, से लेबर ज़्यादा है बिहार यूपी में, यहाँ पे ह्यूमन पावर ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा है तो इनका यूटिलाइजेशन कहीं और हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज होता है। प्रोटेक्ट भी होता है एनवायरनमेंट। डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट होते हैं, कवर करते हैं ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज को, फैसिलिटेट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को, बायलैटरल और मल्टीलेटरल भी। रिमूवल होता है टैरिफ का एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स भी, बैरियर्स हटाने हैं डब्ल्यूटीओ का ये मेन एम होता है ताकि ग्रेटर मार्केट एक्सेस हो मेंबर कंट्रीज़ को। As an important member of WTO, India has been in the forefront of framing fair global rules, regulations and safeguards, advocating the interest of the developing world as well. इंडिया ने अपनी कमिटमेंट्स दिए टूवर्ड्स लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड डब्ल्यूटीओ के अंदर। हमने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन किया, मतलब नंबर्स जो थे कैप्स को कम किया, इंपोर्ट्स एंड रिड्यूसिंग टैरिफ रेट भी हमने यहाँ पे किया। तो इंडिया एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री यहाँ पे रहा है। ये ग्रोथ ऑफ जीडीपी मेजर सेक्टर में आप देखिए ग्रोथ इंडिया का हुआ है, इंडिया का देयर इज़ नो डाउट 1991 के बाद इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। कुछ स्कॉलर्स क्वेश्चन उठाते हैं कि यूजफुलनेस ऑफ इंडिया बीइंग अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अकर अमंग द डेवलप्ड नेशंस। ये डेवलप्ड कंट्रीज कई बार मोनोपोली भी करते हैं, अनफेयर इनकी प्रैक्टिसेस होती है। They also say that while developed country file complaints over agricultural subsidy given in their country, developing country feels cheated। हमारे ये डिसएडवांटेज में हो जाता है सब्सिडी। लास्ट क्लास में हमने देखा they are forced to open their market for developed country। कई बार इंडिया को मार्केट एक्सेस नहीं मिलता है ऐसे यूएसए एंड यूरोप में, वो क्वालिटी अच्छा नहीं है करके बोल के हमारे प्रोडक्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं। नॉट अलाउड एक्सेस टू द मार्केट ऑफ डेवलप्ड कंट्री, तो इससे तो हमारा डिसएडवांटेज हो गया। तो ये भी एक तरीका है। ये आईटी इंडस्ट्री है, ये मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है इंडिया के एक्सपोर्ट में, इसने हमारी काफ़ी ज़्यादा वेल्थ भी जनरेट किया है। अब इंडियन इकोनॉमी, सो हमने एल पढ़ लिया, पी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हमने देखा। अब हम बताते हैं इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स का। अब हम एक असेसमेंट देखते हैं कि क्या सही हुआ क्या मिस हुआ। कुछ हिट्स होते हैं जो भी काम करते हैं, तो कुछ हिट्स होते हैं, कुछ मिसेस भी होते हैं। तो रिफॉर्म प्रोसेस हैज़ कंप्लीटेड 3 डेकेड सिंस इज इंट्रोडक्शन, अभी 2020 आ गया है। लेट अस नाउ लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग दिस पीरियड। इकोनॉमिक्स ग्रोथ इंडिया की मेजर होती है जीडीपी से। टेबल देखिए, रैपिड ग्रोथ हुआ है इंडिया का जीडीपी का। अगर पास्ट कुछ टाइम से हटा दें और स्पेशली कोविड-19, तो इंडिया का रीजनेबल परफॉर्मेंस रहा है, जीडीपी इंक्रीज हुई है। ये फिगर्स फैक्ट्स चेंज होते रहते हैं, कोविड-19 के बाद ये नंबर्स और जंक हो जाएंगे, नए नंबर्स आ जाएंगे। रिफॉर्म पीरियड में ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लाइन हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने फ्लक्चुएशन आया, ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर, ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है सर्विस सेक्टर में। ग्रोथ मेनली ड्रिवन बाय ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर है, जैसे चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया, इंडिया ने सर्विस सेक्टर पे फोकस किया। डेटा ये बताता है कि एग्रीकल्चर में रिकॉर्ड हाई ग्रोथ भी हुआ है, सेक्टर विटनेस नेगेटिव ग्रोथ इन द सब्सिक्वेंट ईयर में। सर्विस सेक्टर कंटिन्यूड विटनेस अ हाई लेवल ऑफ ग्रोथ, ये हमारा काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है इसने ग्रोथ में। हाई ग्रोथ ऑफ रेट से काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है यहाँ पे। देन पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पे कंटिन्यूस रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्टीप डिक्लाइन हुआ, देन फ्लक्चुएशन है वहाँ पे।
ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी लेड टू रैपिड इंक्रीज इन एफडीआई, ये बहुत बड़ा हमारा एक प्लस रहा। एफडीआई ज़्यादा आया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारा काफ़ी हो गया। एक टाइम था हमारे पास 14 दिन का केवल इंपोर्ट बचा था, अभी आप इंडिया का लेटेस्ट फिगर देखो, फॉरेन एक्सचेंज का काफ़ी अच्छा है। इसमें रेमिटेंस ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया, बट ओवरऑल वी परफॉर्म वेल। अभी बताइए लेटेस्ट फिगर क्या है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का आज की डेट में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हुआ उसमें एफडीआई आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इससे टेक्नोलॉजी आती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफआईआई का भी पैसा आया इक्विटी मार्केट्स एंड ऑल में, तो ये करीब $100 मिलियन बढ़ा, $30 बिलियन, विच इज़ गुड। पैसा आ रहा है इंडिया में। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर्स है वर्ल्ड में। इंडिया सक्सेसफुल एक्सपोर्टर है ऑटो पार्ट, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सॉफ्टवेयर, टेक्सटाइल इन दिस। टुडे इज़ 29 ऑफ मई जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अपन। आज ही हमने न्यूज़पेपर में देखा एफडीआई का ब्रेकअप 1920 के डेटा में, और इसमें ये सारे सेक्टर्स बताए हैं कि कहाँ पे एफडीआई ज़्यादा आया, क्या उसका प्रोग्रेस हुआ एंड ऑल। हैव अ लुक। On the other hand, reform process has been widely criticized for not being able to address some of the basic problem हमारी अभी भी बनी हुई है employment, agriculture, industry and all में। So again some hits हैं, कुछ misses भी हैं यहाँ पे। देन प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा वर्क दिस आउट। सम स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि जो सब्सिडी का कल्चर है, सब्सिडी मतलब जैसे गैस सब्सिडी लास्ट चैप्टर में पढ़ा हमने, 1000 रुपये का है, उसको आपने 500 दे दिया, सरकार 500 पे कर रही है, तो ये सब्सिडाइज्ड हो गया सिलेंडर। ऐसे ही सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं, सो मैनी थिंग्स। स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि जो सब्सिडी एग्रीकल्चर में है शुड बी रिमूव्ड टू मेक सेक्टर इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बनाए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ऐसे जो मुद्दे होते हैं ना इकोनॉमिक्स में, उसमें ओपिनियन रखना ज़रूरी होता है। ओपिनियन दोनों साइड के होने चाहिए, प्रो भी और अगेंस्ट भी, और ये ओपिनियन फैक्ट बेस्ड होने चाहिए, लॉजिकल और रैशनल होने चाहिए। तो ट्राई टू थिंक, ये सब्सिडी हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, कॉम्पिटिटिव ज़्यादा बेटर होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा। थिंक लाइक एन इकोनॉमिस्ट की तरह सोचने की कोशिश करिए। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ काफ़ी इंक्रीज़ हुआ रिफॉर्म पीरियड में, रिफॉर्म लेड ग्रोथ हुआ, सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट हुआ। एक टाइम था जॉब की बड़ी दिक्कत थी, अभी फिर जॉब लॉसेस हो रहे हैं, क्राइसिस है, बट बिकॉज ऑफ दिस रिफॉर्म काफ़ी एक फेज़ आया जिसमें स्पेशली आईटी बीपीओ ने बहुत सारा जॉब डेवलप किया यहाँ पे। रिफॉर्म एग्रीकल्चर में भी हुआ, बेनिफिट हुआ एग्रीकल्चर को, ग्रोथ रेट डेसिलरेट यहाँ पे देखने को मिला। पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ, इरिगेशन, पावर, रोड, मार्केट लिंकेजेस, रिसर्च एंड एक्सटेंशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया, हैज़ फॉलन इन द रिफॉर्म पीरियड। देन फर्दर द पार्शियल रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी हैज़ लेड टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या हुआ कि ये फॉलन हुआ है रिफॉर्म पीरियड में, ये सारे पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म के बाद। फर्दर द पार्शियल रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर से क्या हुआ, सब्सिडी हैज़ लेड टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। पहले सब्सिडी मिलती थी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती थी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती थी। सब्सिडी हटती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, और इससे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स इम्पैक्ट होते हैं। सेक्टर ने एक्सपीरियंस किया नंबर ऑफ पॉलिसी चेंज, जैसे रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में लो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस आया, लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस नंबर्स ऑन द इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो ये चेंजेस हमने किए, इससे एडवर्सली अफेक्ट हुआ इंडियन फार्मर। दे नाउ हैव टू फेस इंक्रीज्ड इंटरनेशनल कंपटीशन, और हमारे जो फार्मर्स थे वो इसके लिए इतने रेडी नहीं है, प्रिपेयर्ड नहीं है। बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी स्ट्रेटेजी एग्रीकल्चर में शिफ्ट हुआ प्रोडक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट टुवर्ड्स प्रोडक्शन फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट, फोकसिंग ऑन कैश क्रॉप। कैश क्रॉप मतलब वो क्रॉप जो हम प्राइमरली सेलिंग के लिए करते हैं, सब्सिस्टेंस के लिए नहीं। तो कैश क्रॉप का कल्चर बढ़ेगा इन लिeu ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, तो इससे प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन भी बढ़ेगी, ऐसा एक दौर आएगा। रिफॉर्म इन इंडस्ट्री होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ने रिकॉर्ड किया स्लो डाउन। दिस इज़ बिकॉज डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यू टू वेरियस रीज़न, जैसे कि चीपर इम्पोर्ट आने लग गए, इम्पोर्ट सस्ते आ रहे हैं तो हम उसे खुद बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी कोविड-19 के बाद हम सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव ले रहे हैं। इसमें आई वॉज रीडिंग सम वेरी गुड इकोनॉमिस्ट, वो बता रहे थे कि इस रिफॉर्म ने 1991 रिफॉर्म ने हमको डिपेंडेंट बना दिया वर्ल्ड पे। हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, हमारी खुद की प्रोग्रेस नहीं हुआ, हमने पूरा ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मिस कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग में हम ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जो आज हमें इसकी कमी महसूस हो रही है।
ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हुआ, डेवलपिंग कंट्री कंपेल टू ओपन अप देयर इकोनॉमी, ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री रेंडरिंग देयर इंडस्ट्रीज वल्नरेबल टू इम्पोर्टेड गुड्स। इंडिया इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग में देखिए, मोबाइल्स एंड ऑल एवरीथिंग वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन दिस इम्पोर्टेड गुड्स। चीपर इंपोर्ट आएगा, ये रिप्लेस कर देगा डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स स्पेशली कमिंग फ्रॉम दिस चाइना। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को कंपटीशन आएगा इंपोर्ट से। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जैसे पावर सप्लाई रिमेन इनएडिकेट होगा ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इससे प्रोडक्शन हैम्पर होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। तो ग्लोबलाइजेशन इज सीन एज क्रिएटिंग कंडीशन फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री। ये एडवर्सली अफेक्ट भी करता है लोकल इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन डेवलपिंग कंट्री। एक बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया आरसीईपी से पुल आउट करने का सोचा। वाई? बिकॉज हमें सेफगार्ड करना है अपने लोकल इंटरेस्ट को। मोरओवर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया स्टिल डज नॉट हैव एक्सेस टू डेवलप्ड कंट्री। हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, स्किल नहीं था, मार्केट को हाई नॉन टैरिफ बैरियर। For example, all quota restrictions on export of textile and clothing have been removed in India. USA has not removed their quota restriction on import of textile. तो इससे किसको डिसएडवांटेज हुआ? डेवलपिंग कंट्रीज़ को। और USA और जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनको इस ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल से ज़्यादा बेनिफिट हुआ, इंडिया इन लाइक ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। फिर बात आती है डिसइन्वेस्टमेंट की। हर साल गवर्नमेंट एक टारगेट कर रही है, स्प्री में आ गई है कि हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना है। पब्लिक सेक्टर PSUs एंड ऑल से दे वांट टू कम आउट। गवर्नमेंट इतना पैसा यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करती है। अभी से हमने पेट्रोलियम में भी डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। एयर इंडिया वो सेल करना चाहती है गवर्नमेंट यहाँ से पुल करना चाहती है। क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट एसेट्स ऑफ PSEs कैन have been undervalued and sold to the private sector। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट रहा है हमारे यहाँ, अंडरवैल्यूड इन्हें सेल कर दिया गया। सब्सटेंशियल लॉस हुआ गवर्नमेंट को। मोरओवर प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट्स आर यूज्ड टू ऑफसेट द शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू रादर देन यूजिंग इट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ PSE। ये तो वही बात हो गई कि आपको पैसे की कमी पड़ रही है, तो आपके जो पुराने रिसोर्सेज एंड ऑल है, दिस एंसेस्ट्रल समथिंग है, आप उसको बेच दो इस पैसे की कमी को पूरा करने के लिए। बट ये सस्टेनेबल होगा? नहीं होगा। ये पैसे जो आप बेच के आ रहे हो, उसको वापस आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कैपिटल एंड ऑल में। बट यहाँ गवर्नमेंट क्या करा? गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू लॉसेस शॉर्टफॉल को कवर अप करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट किया। ये यहाँ पे क्रिटिसिज्म है। डेवलपमेंट ऑफ PSEs एंड ऑल, ये स्ट्रैटेजिक एसेट्स रहे इंडिया के, इनको वीकन करके सेल किया गया, इस बात पे क्रिटिसिज्म होता है। डू यू थिंक सेलिंग अ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी? अगेन हैव एन ओपिनियन। एफिशिएंसी इंप्रूव करना है तो आप चेंजेस लाइए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल पे। इनको कम्प्लीटली सेल ऑफ करने का, डिसइन्वेस्टमेंट करने का, ये दिस इज़ नॉट द वे। देन रिफॉर्म्स एंड फिजिकल पॉलिसीज आई, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिमिट आ गए पब्लिक एक्सपेंडिचर पे, स्पेशली सोशल सेक्टर पे। टैक्स रिडक्शन इन द रिफॉर्म पीरियड एम्ड एट यील्डिंग लार्जर रेवेन्यू एंड कर्ब टैक्स इवेजन हैव नॉट रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। आप देखना ये फ्लैट है हमारा, टैक्स टू GDP रेशियो है, इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। Also, the reform policy involving tariff reduction curtailed the scope of raising revenue through custom duties and all। तो ये भी desired results नहीं generate कर पाया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना था, टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए फॉरेन इन्वेस्टर्स को, फर्दर रिड्यूस द स्कोप ऑफ रेजिंग टैक्स रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है यहाँ पे। अभी कोविड-19 के बाद जो जनरल हम सेंटिमेंट्स देखें ना इकोनॉमिस्ट का, वो दिस 1991 रिफॉर्म्स के बहुत फेवर में नहीं है। वो इसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स निकाल रहे हैं कि गवर्नमेंट का रोल कम हो गया, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया, और कोविड-19 के कारण ये हमें प्रॉब्लम आई है यहाँ पे। तो ऐसा चेंज होता है, दिस इज़ नथिंग न्यू, ऐसा चेंज होता है। इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रहती है। कंक्लूजन हम क्या कर सकते हैं? ग्लोबलाइजेशन से लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी हुआ, पॉजिटिव ओवरऑल इम्पैक्ट आया, नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया इसमें। कुछ स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ ग्रेटर एक्सेस हुआ ग्लोबल मार्केट का, हाई टेक्नोलॉजी का, इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज, डेवलपिंग कंट्री टू बिकम इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन द इंटरनेशनल अरीना। अब जैसे ये पावर कट हुआ ना, ये उसका एक एग्जांपल दिया है कि कई बार क्या होता था, पावर कट हो जाता था वीवर्स एंड ऑल पे, तो यहाँ बहुत सारा जॉब लॉसेस हुए और काफ़ी सारे वर्कर्स को ये एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस पावर लूम। पावर लूम में बिजली चाहिए, बिजली का कट हो गया, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, हॉल्ट होगा, नुकसान होगा और यहाँ पे जॉब लॉसेज हो जाएंगे। कोविड-19 में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जॉब लॉसेज, ले ऑफ अगेन बढ़ रहे हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस।
देन कंट्री में क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं ग्लोबलाइजेशन एक स्ट्रैटेजी है डेवलप्ड कंट्री का टू एक्सपैंड देयर मार्केट टू अदर कंट्री। जो डेवलपिंग और पुअर कंट्री है ना, इनका यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हुआ है बाय दिस डेवलप्ड नेशंस। कॉम्प्रोमाइज़ किया वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू पुअर कंट्री। इनको गेन कुछ नहीं हुआ, लॉस ज़्यादा हो गया। फर्दर बीन पॉइंटेड आउट मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन से वाइडेंड हो गया इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग नेशन एंड पीपल, इनइक्वालिटी बढ़ गई यहाँ पे। व्यू फ्रॉम इंडियन कॉन्टेक्स्ट देखें तो हम देखेंगे 1990s वॉज बेसिकली एन आउटकम ऑफ डीप रूटेड इनइक्वालिटी इन इंडियन सोसाइटी और इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी इनिशिएट किया रेस्पॉन्स ऑफ क्राइसिस। हमने देखा रीज़न था, बैक स्टोरी था, दैट इज़ वाई हमने रिफॉर्म्स की तरफ बढ़े। अब फिर कोविड-19 के कारण क्या हो रहा है, वी विल अगेन नीड सर्टेन रिफॉर्म। अब हम क्या बोल रहे हैं, हमको सेल्फ रिलायंट बनना है, हम खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। पैकेज फर्दर एग्रेवेटेड द इनइक्वालिटी हुआ, एक्सटर्नली एडवाइज्ड पॉलिसी पैकेजेस थे। बिकॉज कई बार इकोनॉमिस्ट भी ऐसा होता है, इकोनॉमिस्ट में भी कैटेगरी होती है, जो वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट होते हैं वो कई बार इंडियन कंडीशंस की जो निटिग्रिटी है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं और वो फिर फिट नहीं होती है इंडियन कंडीशन में उनकी थ्योरीज एंड पॉलिसीज़। इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एंड क्वालिटी ऑफ कंजम्पशन ऑफ ओनली हाई इनकम ग्रुप बढ़ा। ग्रोथ कंसंट्रेटेड थी सेलेक्ट एरिया में, सर्विस सेक्टर में, टेलीकम्युनिकेशन, आईटी, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, ट्रेड। वाइटल सेक्टर्स एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री था, जो लाइवलीहुड मिलियन ऑफ पीपल इन द कंट्री होता था, ये पूरी तरह नेग्लेक्ट हो गया। तो ये शॉर्टकमिंग्स है इन रिफॉर्म्स के। सो लेट अस नाउ हैव अ रिकैप। इकोनॉमी फेस कर रही थी प्रॉब्लम, डिक्लाइनिंग फॉरेन एक्सचेंज था, ग्रोइंग इंपोर्ट था विदाउट मैचिंग राइज इन एक्सपोर्ट एंड हाई इन्फ्लेशन था। स्थिति अच्छी नहीं थी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडिया को लोन चाहिए था, लोन मिला कंडीशंस के अंदर और वो कंडीशंस थी कि आप रिफॉर्म लाओ एलपीजी। तो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, प्रेशर हुआ आए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ से और इंडिया ने एलपीजी का डिसीजन लिया 1991 में। डोमेस्टिक इकोनॉमी मेजर रिफॉर्म्स अंडरटेकन हुए इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर में। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स आए, फॉरेन एक्सचेंज को डीरेगुलेशन, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, ये हमने तरीके अपनाए। पब्लिक सेक्टर का अगेन यहाँ पे रोल था, इम्प्रूव करना है परफॉर्मेंस, रिड्यूसिंग इट्स रोल, ओपनिंग हुआ प्राइवेट सेक्टर का, इसका स्पेस अब बढ़ेगा। डिसइन्वेस्टमेंट करेगी सरकार, लिबरलाइजेशन मेजर्स लाएगी। ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन होगा, इंटीग्रेशन होगा इंडिया की इकोनॉमी का वर्ल्ड इकोनॉमी से, आउटसोर्सिंग होगा, इमर्जिंग बिजनेस एक्टिविटी स्पेशली आईटी बीपीओ इंडिया में आएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यूटीओ होगा रूल बेस्ड ट्रेड रिजीम बनाना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज हैं, बट डब्ल्यूटीओ पे भी क्वेश्चंस उठेंगे। ड्यूरिंग द रिफॉर्म ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गॉन आउट, सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जो ग्रोथ आती है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है एट मैनी टाइम, कॉन्सेंट्रेटेड ऑन सर्टेन, फोकस कुछ सेक्टर्स में ही होता है और वो सर्विस सेक्टर हुआ। एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्री था ये नेग्लेक्ट हो गए। रिफॉर्म बेनिफिटेड द एग्रीकल्चरल सेक्टर, देयर हैज़ बीन डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर को कोई बेनिफिट नहीं मिला, रिफॉर्म हैव नॉट बेनिफिटेड एग्रीकल्चर सेक्टर। डिक्लाइन हुआ पब्लिक इन्वेस्टमेंट का इस सेक्टर में, बेनिफिट कहाँ आया, सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा। इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ स्लो हुआ ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर इम्पोर्ट एंड लोअर इन्वेस्टमेंट। तो ये दो चीज़ें बेनिफिट नहीं हुई जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। वन इज़ इंडस्ट्री एंड दूसरा एग्रीकल्चर। फ़ायदा आया, दिस सर्विस सेक्टर को बहुत ज़्यादा लिफ्ट हुआ। सो ये पूरा है दिस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर सम क्वेश्चन। वाई वर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, क्यों पड़े, हमारा क्राइसिस हो रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी था, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम पड़ गए थे, इंपोर्ट केवल 14 दिन का हमारे पास इतना पैसा था। वाई इट इज़ नेसेसरी टू बिकम अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, इससे फैसिलिटेट होता है ट्रेड एंड ऑल में, ईजी हो जाता है। आरबीआई हैव टू चेंज इट्स रोल फ्रॉम कंट्रोलर टू फैसिलिटेटर। गवर्नमेंट भी अब क्या करेगी, लेस गवर्नमेंट करना है, ज़्यादा गवर्नेंस करना है। कंट्रोलर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया। आरबीआई कंट्रोल करती है कमर्शियल बैंक को, कैसे, सी बहुत सारे टूल्स हैं आरबीआई के पास। डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी का क्या मतलब होता है, स्ट्रैटेजिक और माइनॉरिटी सेल क्या है, बायलैटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड क्या है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर क्या है, टैरिफ इम्पोज क्यों किए जाते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या है, नंबर्स, क्वांटिटी, नंबर्स रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, इससे ज़्यादा हम होने नहीं देंगे। तो टैरिफ इम्पोज हुआ, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हुआ। दोज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विच आर मेकिंग प्रॉफिट शुड बी प्राइवेटाइज। नाउ सी, ऐसा होना चाहिए, जो अगर प्रॉब्लम में है उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, बट कई बार प्रॉफिट मेकिंग को भी प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। हैव एन ओपिनियन, इसमें व्यू पॉइंट रखना अच्छी बात है।
What do you think outsourcing is good for India? Now tell why our developed countries are opposing it. देन इंडिया, मिस्टर ट्रम्प क्या बार बार बोलते रहते हैं कि सारा जॉब इंडिया एंड दिस यहाँ पे चला जाता है, हमारे यहाँ जॉब लॉसेस हो जाते हैं आउटसोर्सिंग के कारण. इंडिया हैज़ सर्टेन एडवांटेजेस विच मेक इट फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन. यंग पॉपुलेशन है, इंडियंस बहुत हार्ड वर्किंग है और इंग्लिश स्पीकिंग भी है. नवरत्न पॉलिसी जो आई गवर्नमेंट की, इससे क्या इंप्रूवमेंट हुआ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में. महारत्न, मिनी रत्न ऐसे करके इन्होंने ज़्यादा ऑटोनॉमी देने का क्लासिफिकेशन किया. मेजर फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल थे हाई ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर में. एग्रीकल्चर सेक्टर को एडवर्स इफेक्ट हुआ बाय दिस रिफॉर्म एंड ऑल. इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी पुअर परफॉर्मेंस हुआ. इकोनॉमिक रिफॉर्म डिस्कस करिए इन द लाइट ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में क्या ख्याल है और वेलफेयर में. वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस. अगर आप इन्हें ट्राई करेंगे ना, सोचेंगे, यू वुड बी हैविंग वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एलपीजी एंड रिफॉर्म मूवमेंट. सो आज इस चैप्टर में हमने ये क्वेश्चंस देखे. वी हैड दिस रीकैप. हमने देखा कि रिफॉर्म्स इन फिस्कल पॉलिसीज़, कंक्लूजन क्या हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब समझा, रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देन हमने पढ़ा एफडीआई, एफआईआई, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म का असेसमेंट, जीडीपी में क्या ग्रोथ हुआ, बायलैटरल नॉन टैरिफ बैरियर. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इनका मीनिंग बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसका फंक्शन क्या है, ग्लोबल फुटप्रिंट, ग्लोबलाइजेशन, आउटसोर्सिंग. देन वी रेड अबाउट दिस नवरत्न पब्लिक, ये 3 बना दिए इन्होंने, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न. देन प्राइवेटाइजेशन हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है. फिर इंपोर्ट लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट ड्यूटी, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, व्हाट इज दिस टैरिफ बैरियर, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स, डिवैल्यूएशन, फिस्कल पॉलिसी, डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआई, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, स्टॉक एक्सचेंज में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डी रिजर्व हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, लिबरलाइजेशन. देन ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, आईबीआरडी, डब्ल्यू, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, हम गए, हमें पैसे चाहिए, इन्होंने कहा आप रिफॉर्म लाओ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाएंगे हम और फॉरेन एक्सचेंज हमारा ऐसा इंप्रूव करेंगे. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डेफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा कम हो गया था, फोर्टनाइट, केवल 14 दिन का पैसा बचा था हमारे पास. देन we need to understand there is a consensus in the world today that economic development is not all and the GDP is not necessarily a measure of progress of a society. Numbers are not everything. So ये है चैप्टर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो अब हमने पढ़ लिया है यूनिट 2B चैप्टर नंबर 3. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पॉवर्टी, चैप्टर नंबर 4. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.